no more citizen with effect from that date. I am no more citizen even I am speaking to you. I am only Pakistani national. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान आज रात और मैं हूं शहजाद इकबाल। इंटीरियर मिनिस्टर रहमान मलिक साहब कहते हैं कि मैं सिर्फ पाकिस्तानी नेशनल हूं, मेरे पास किसी और मुल्क की नेशनैलिटी नहीं है, लेकिन ये चीज़ वो प्रूव करने में नाकाम रहे सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सेनेट की मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया है। आपको याद होगा चंद रोज़ पहले फरहानाज इस्फानी जो कि मेंबर है नेशनल असम्बली की, उनकी रुकनीत को भी मुअत्तल कर दिया गया था। आज एक और जो है दरख्वास्त पेश की गई सुप्रीम कोर्ट में, जिसके बाद 14 मजीद पार्लियामेंटेरियंस को नोटिस भिजवाए गए हैं, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी लोग हैं, पीपल्स पार्टी के भी हैं, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के भी हैं। ये कौन लोग हैं और किस मुल्क की नेशनैलिटी रखते हैं, इन नोटिफिकेशंस के मुताबिक वो आपको बताते चलें। मोहम्मद अखलाक साहब जो कि नून लीग से ताल्लुक़ रखते हैं, इनकी प्रोविंशियल असम्बली पंजाब से जो है 122 कॉन्स्टिट्यूंसी से ये इलेक्ट हुए थे, उनके पास USA की नेशनैलिटी है। फ़रत मोहम्मद ख़ान जो कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, NA 245 से इलेक्ट हुए थे और इनके पास भी यूनाइटेड स्टेट्स की नेशनैलिटी है। तारिक महमूद जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन है पंजाब असम्बली के, उनके पास भी USA की नेशनैलिटी है। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ के पास ग्रेट ब्रिटेन की नेशनैलिटी और इनका ताल्लुक़ भी नून लीग से है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डॉक्टर अहमद अली शाह जो कि PS21 से इलेक्ट हुए थे सिंध असम्बली से, उनके पास ग्रेट ब्रिटेन की नेशनैलिटी है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की नादिया गबोल साहिबा, उनके पास भी ग्रेट ब्रिटेन की नेशनैलिटी है। आमना बुटर साहिबा जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं, उनके पास यूनाइटेड स्टेट्स की नेशनैलिटी है। जाहिद इकबाल साहब, उनके पास भी जो है ग्रेट ब्रिटेन की नेशनैलिटी, उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा आसिफ साहब, उनके पास बताया जा रहा है कि कनाडा की नेशनैलिटी है। अब्दुल हफीज़ शेख साहब फाइनेंस मिनिस्टर और पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके पास USA की नेशनैलिटी है। अनुशर रहमान साहिबा के पास कनाडा की, वसीम कादिर साहब के पास नॉर्वे की, और इसके अलावा नदीम खादिम साहब जो कि नून लीग से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके पास यूनाइटेड किंगडम की नेशनैलिटी है। तो ये जो आज दरख्वास्त दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद नोटिफिकेशंस जारी हुए हैं। अब आगे जाके प्रूव होगा कि वाकई इन लोगों के पास इन दूसरे मुल्कों की नेशनैलिटी है या नहीं। बहरहाल जो आर्टिकल है पाकिस्तान में 63(1)C वो क्लियरली ये इंडिकेट करता है कि कोई शख्स जो कि पाकिस्तान की नेशनैलिटी सीज़ करे या किसी और मुल्क की नेशनैलिटी हासिल करे तो वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं रह सकता, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अब इस पर भी बहस चलेगी कि तरीक़ाकार क्या होगा, नेशनल असम्बली की स्पीकर के थ्रू होगा या डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के थ्रू डिस्क्वालिफिकेशन होगी। बहरहाल इस चीज़ पर भी लोगों ने सवाल उठाया कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास सस्पेंड करने का इख्तियार था या नहीं। इस पर प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर सईद गनी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। खुर्रम दस्तगीर साहब, मेंबर नेशनल असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं इनामुल्लाह नियाज़ी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे कंवर दिलशाद साहब को भी, जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी रह चुके हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। सेनेटर साहब, ये क्या बात है कि बात में झूठ बोल दिया जाता है, कभी कहते हैं हमारे पास डिग्री है, डिग्री होती नहीं है, जाली डिग्री होती है और आप लोग पार्लियामेंटेरियन बन जाते हैं। अब जो है ड्यूअल नेशनैलिटी रख के पार्लियामेंटेरियन बन जाते हैं, क्यों इतना धोखा देते हैं? देखिए, डिग्री का जो इशू है उस पर तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। वो शर्त ही गलत थी, होनी ही नहीं चाहिए थी और एक फौजी आमिर ने उसको अपने किसी मकासद के लिए, लेकिन बहस ये तो नहीं है ना, बहस तो ये है कि अगर आपके आइन में है। देखिए बात ये, मेरी बात सुनिए, जब आप गलत कानून बनाएंगे तो लोग उसको तोड़ने के रास्ते भी निकालेंगे। और ये फैसला कौन करेगा कि कानून सही है गलत? दुनिया में कहीं नहीं है। आप देखें, आप मेरी बात सुनें, आप लोगों को अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करने के लिए जो उनके पास ओपन ग्राउंड होनी चाहिए, उनको आज़ादी होनी चाहिए कि जिसको करें। आप उसको कैसे पाबंद कर सकते हैं कि तुम दुनिया में तो फांसी की सजा भी नहीं होती, हमारे यहाँ होती है, तो फिर लेकिन मैं उससे डिसएग्री करता हूँ। जो ये ग्रेजुएशन वाली शर्त थी वो गलत थी और उससे ज़रा डिफरेंट केस है। देखिए, इसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि किसी की ड्यूअल नेशनलिटी नहीं होनी चाहिए तो नहीं होनी चाहिए। अगर किसी ने इस बात को छुपाया है तो ये गलत किया है। लेकिन बुनियादी सवाल वही है जो आपने अभी रेज किया कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो डायरेक्टली किसी मेंबर को सस्पेंड करे या इलेक्शन कमीशन को रेफर करे कि जी जब इसने नॉमिनेशन फाइल किया था कि उस वक्त आप देखें कि इसका स्टेटस क्या था, क्या वो सिर्फ पाकिस्तानी सिटीजन था या उसके पास किसी और मुल्क की भी सिटीजनशिप थी या नहीं थी। लेकिन ये जो आज नोटिस इशू हुआ है, इसमें एक अजीब सी बात ये लगती है कि अगर मैं कल जाके
सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दे दूंगा जी 342 मेंबर हैं नेशनल असेंबली के और 104 मेंबर हैं सेनेट के, उन सब की जो है नेशनलिटी जो है वो किसी और मुल्क की भी है, लिहाजा उनको सबको नोटिस करें। तो सुप्रीम कोर्ट को मेरी ऐसी बेवकूफ़ों की जैसी एक एप्लीकेशन पे कोई नोटिस इशू मेरा ख्याल नहीं करना चाहिए। उस पर उनको मुझसे ये कोई एविडेंस मांगना चाहिए, कोई प्रूफ मांगना चाहिए कि भाई आपने जो इल्जाम दरख्वास्त गुजार से जो है पहले आप एविडेंस दें, इसके बाद नोटिस जारी करें। एटलीस्ट कोई एक मिनिमम कोई एक एविडेंस जरूर देना चाहिए कि ये लोग जो है दोहरी शरीयत रखते हैं। तो उसके बाद हम किसी को अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ जो मैंने एविडेंस प्रोवाइड किया है उसके अंदर कोई सब्सटेंस है, तो उसके बाद मेरा समझता हूँ कि रहमान मलिक साहब का जो केस है ये तो क्लियर है ना अब आपके सामने, इनके पास डुअल नेशनैलिटी थी और इसीलिए इनको मुअत्तल किया गया है ना। रहमान मलिक साहब ने ये कहा है कि मैंने सरेंडर कर दिया था और मैं नहीं हूँ, जो कि वो प्रूव नहीं कर सके एज पर कोर्ट जो सेटिस्फेक्शन थी वो कोर्ट को सेटिस्फाई वो नहीं कर सके, क्योंकि ब्रिटिश हाई कमीशन का जो लेटर है वो ये शो करता है कि 1 जून को उनकी जो नेशनैलिटी थी यूके की वो खत्म हुई है। मेरा ख्याल है इसका जवाब तो सुप्रीम कोर्ट में रहमान मलिक साहब देंगे, उनका वकील देगा, चूंकि मैंने इस केस को फॉलो नहीं किया। क्या होना चाहिए ऐसे शख्स के साथ आपके ख्याल में? अगर पॉइंट ऑफ व्यू इसमें तो कोई दूसरी आर्गुमेंट नहीं है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी चीज पर पाबंदी है और किसी ने उसको वायलेट किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो मैं हूं, चाहे खुर्रम साहब हूं, चाहे रहमान साहब हूं। दो लोग आपकी पार्टी के भी हैं, इनफैक्ट 3-4 नाम है, 2 तो नेशनल असेंबली से हैं जिनका हमने जिक्र किया, ख्वाजा आसिफ साहब भी हैं। सॉरी मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं कि अभी तो ये भी बात हो रही थी कि जो हमारे फॉरेन में लोग बैठे हैं, जो पाकिस्तानी हैं, जो दूसरे मुल्कों में बैठे हैं, जिनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारी मुल्क की तरक्की में और उसकी इकोनॉमी में, उनके लिए भी सीटें रखने की बात की जा रही थी कि शायद असेंबली में उनकी भी रिप्रेजेंटेशन कुछ होनी चाहिए, जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं। अब अगर इस तरह की सिचुएशन डेवलप होती है तो मैं समझता हूँ कि अगर वो सीटें रखेंगे तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन हो गई, उसमें तो फिर तरमीम आएगी ना, अगर होगा तो तरमीम आएगी ना। तरमीम अगर नहीं है तो इसका मतलब अगर कोई ये कह रहा है कि मेरे पास डुअल नेशनैलिटी नहीं और है तो वो झूठ कह रहा है ना। 2 लोग हैं, 2 नेशनल असेंबली के, इसके अलावा नून लीग के जो पंजाब असेंबली से हैं वो भी काफी सारे हैं। सूबाई असेंबली के बारे में तो मुझे चूंकि नॉलेज नहीं है, लेकिन जो 2 मेंबरान कौमी असेंबली हैं, ख्वाजा आसिफ साहब और नूशा रहमान साहिबा, वो एक गलत इल्ज़ाम है। दोनों ने आज पब्लिकली कहा है कि वो ये जो दरख्वास्त गुजार हैं उनके ऊपर हर्जाने का मुकदमा करेंगे। उन्होंने उनको डिफेम किया है और ये दोनों पाकिस्तान के शहरी हैं। जो असल आई थिंक आपके नाजरीन को समझ आना चाहिए मामला कि 63(1)(c क्या कह रहा है, पर वो जो पहला जुमला है वो भी ज़रूर पढ़ना चाहिए कि एक शख्स जो है नायल होगा मुंतखब होने से भी और मुंतखब पार्लियामान का रहने तक जी, यानी आप मुंतखब भी नहीं हो सकते और अगर आप मुंतखब हो जाएं और उस दौरान ये आ जाए तो आप डिस्क्वालीफाई हैं। और उसमें लिखा है कि अगर आप सिटीजनशिप है एक दूसरे शहरी के। अब पहला जो सवाल जिसका इतलाक रहमान मलिक साहब पे होता था कि जब ये मार्च 2009 में सेनेट के रुकन मुंतखब हुए, उस वक्त क्या ये अपनी जो दोहरी शरीयत थी उसको रिनाउंस कर चुके थे? रिनाउंसिएशन वो कहते हैं कि अप्रैल 2008 में मैंने कर दी थी जी, उन्होंने सिर्फ एक चेक प्रोड्यूस किया है 25 अप्रैल 2008 का, HSBC बैंक के ऊपर लिखा हुआ है, वो डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास आ जाएंगे। अब बात यह है कि इन्होंने जो फाइनल जो जजमेंट आई इस बुनियाद पे आई कि इन्होंने जो बाकायदा दरखास्त है वो 28 मई को दी है वहां लंदन जाकर, जिसके नतीजे में 28 मई 2012 को, जिसके नतीजे में 30 मई 2012 को ब्रिटिश होम ऑफिस ने वो रिनाउंसिएशन लेटर सर्टिफिकेट उनको इशू किया है, जिसकी बुनियाद पर फिर ब्रिटिश हाई कमीशन इस्लामाबाद ने कहा है कि अब ये पाकिस्तान के शहरी नहीं रहे। जो सवाल है जिसके ऊपर ये सारा घूम रहा है केस वो ये है, मैं फिर दोहराता हूं कि क्या मार्च 2009 में सेनेटर बनते वक्त क्या रहमान मलिक साहब के पास 2 शरीयतें थी और अभी तक वो ये साबित नहीं कर पाए कि उनके पास नहीं उन्होंने सिर्फ एक चेक प्रोड्यूस किया है जो कि अब यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो जो है क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन क्लॉज आ रही है, इसके ऊपर अब बहस होगी बिलाशुबा के सुप्रीम कोर्ट डिस्क्वालीफाई जब करता है, क्योंकि ये मामला अब आपको मालूम है कि अभी चंद हफ्ते पहले वज़ीर आज़म के ऊपर कंटेम्प्ट केस में भी जब कन्विक्शन हुई तो ये इशू रेज हो गया। ये इससे पहले जिसका आपने दुरुस्त जिक्र किया डिग्री केस में भी जो है ये मामला जो है जिन कुछ अशखास को सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया था या उनको उनकी अपनी रुकनीत से इस्तीफा देने का कहा था। अब ये मामला बड़ा क्लैरिटी से आई थिंक अब एडजुडिकेट हो जाएगा कि चाहे वो डिग्री का मामला है, चाहे वो कन्विक्शन का मामला है, चाहे वो ये दोहरी शरीयत का मामला है, लेकिन नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट क्या ये कर सकता है, उनको ये जजमेंट आएगी। दूसरा ये है कि ये जो असल जो सवाल है जिस पे कहा कि डिस्क्वालिफिकेशन नहीं, कि हमारे जो हल्फ है, हम जो हलफ देते हैं बतौर जब हम फॉर्म भर रहे होते हैं अपना कौमी असेंबली का या सेनेटर साहब ने सेनेट का फॉर्म है, उसके हलफ के जो अल्फाज हैं उसमें ये है कि आइन में जो अहलियत कि मैं जो भी शख्स पार्लियामान का रुकन बनना चाह रहा है
कि मैं जो हूं वो जो शिक 62 है उसमें जो क्वालिफिकेशन है उस पर पूरा उतरता हूं, और अल्फाज हैं मेरे ऊपर जो शिक 63 है उसमें जितनी भी नाअहलियां हैं वो मेरे पर लागू नहीं होती। ठीक है, ये आप हलफ देते हैं पार्लियामान का रुकन बनते वक्त, यहां उस हलफ को वायलेशन का भी इशू है कि ना सिर्फ डिस्क्वालीफाई है बल्कि वो हलफ भी वायलेट हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट के सामने अभी भी आएगा कि क्या फॉल्स डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस हुए नहीं हुए, ये सारे मामला जो हैं जिसमें बड़ा क्लियर होना चाहिए कि कोई भी शख्स, चाहे वो मेरी पार्टी का या किसी भी पार्टी से उसका ताल्लुक है, किसी भी शख्स ने जो ये पर्जरी की है उसको पार्लियामान का रुकन नहीं होना चाहिए। इस पर मजीद बात करते हैं, और हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है कंवर दिलशाद साहब। आप फॉर्मर सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान के। कंवर दिलशाद साहब, अगर आपने सुनी हो खुर्रम दस्तगीर साहब की बात, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जो नॉमिनेशन पेपर्स होते हैं MNA के लिए या फिर सेनेटर के लिए या कोई MPA बनने जा रहा हो, तो उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि आपके पास एक नेशनैलिटी है या किसी और मुल्क की नेशनैलिटी है, लेकिन ये लिखा हुआ है कि 62 जो है उस पर आप पूरा उतरते हैं और 63 में जितनी भी नाअहलियां वो आपको लागू नहीं होती। इसी तरह है बिल्कुल नहीं, बात दुरुस्त है कि जो हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो कागजात नामजदगी जमा कराए जाते हैं उस पर ये लिखा होता है कि आप हमें हल्फिया ध्यान देना पड़ता है कि मैं आर्टिकल 62 की जो है क्वालिफिकेशन पे पूरा उतरता, ये दुरुस्त है। इसके बाद आर्टिकल 63 के तहत वो डिस्क्वालिफिकेशन में आता है, लेकिन साथ साथ ये भी लिखा उसके अंदर है कि उसको ये हलफ देना पड़ता है कि मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ। अब अगर कोई हलफ के खिलाफ वर्जी करता है या अपने हक़ाइक़ छुपाता है, पोशीदा करता है या गलत बयानी करता है, उसके लिए भी नीचे से लिखा होता है हलफ के जो मैंने जो फार्म भरा है वो मैंने बिल्कुल दुरुस्त किया है और इसमें तमाम हक़-व-वाइब दुरुस्त हैं, मैं हल्फिया बयान देता हूँ। अब अगर किसी की ड्यूल नेशनलिटी आ रही है तो ड्यूल नेशनलिटी के तहत आर्टिकल 63C में साफ लिखा हुआ है कि उसको पाकिस्तान का शहरी होना जरूरी है। इसके साथ आप इसी आर्टिकल 63 के आखिर में जाएं, उसमें ये लिखा हुआ है कि वो पाकिस्तान सिटीजनशिप एक्ट 15(1) के म्यार पर पूरा उतरता हो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 14B है, एक्ट को आइन का हिस्सा बना दिया गया है। उसमें लिखा हुआ है कि अच्छा, मुझे ये बताएं कंवर दिलशाद साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी क्या होती है जब कोई भी पार्लियामेंटेरियन अपने पेपर्स जमा करवाता है, कागजात नामजदगी, तो आपकी जिम्मेदारी क्या होती है? कोई डबल चेक होता है या नहीं होता? क्योंकि जब जाली डिग्री का मामला आया था तब भी हमने देखा लोग इलेक्ट हो गए, बाद में सुप्रीम कोर्ट के थ्रू जाकर पता चला कि उनकी डिग्रियां जाली हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किसी की पेपर्स को नहीं रिजेक्ट किया था। सिमिलरली जब एसेट्स डिक्लेयर करता है कोई पार्लियामेंटेरियन, तब हम देखते हैं कि बाद में मालूम होता है कि उसके पास जो डिक्लेयर्ड एसेट है उससे काफी ज्यादा है, उसमें भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पेपर रिजेक्ट नहीं करता। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो जिम्मेदारी है क्या वो पूरी नहीं करते? नहीं, ये इसलिए होता है कि क्योंकि इलेक्शन के बाद दुरुस्त है कि रिटर्निंग ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर के साथ जब ये फार्म जो नॉमिनेशन फार्म ये दिया जाता है जी जो क्वाइफ में लिखे वो दुरुस्त है। अब अगर कोई उसका मुखालिफ जो है वो अगर ये कहे इसकी ड्यूल नेशनलिटी है या इसकी डिग्री जाली है, तब रिटर्निंग ऑफिसर जो होता है वो अलर्ट होता है। अदरवाइज तो नहीं पता चलता ना, उसने हल्फ में बयान दे दिया कि जो मैं लिखा है वो दुरुस्त है, मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ। इस लिहाज से इससे फायदा उठाने के बाद हमें एहतमाम करना पड़ता है कि जिसने पार्लियामेंट का मेंबर बनना है वो बात करे और हक़ाइक़ को न छिपाए। अब जो मौजूदा केस जो आपके यहाँ आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इसमें सबसे बड़ा अहम सीरियस केस ये है कि हम ये देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अपना सही फैसला किस अंदाज से रुख बदलती है। वैसे इनके हमारे अवामी नुमाइंदगी एक्ट जो है हमारे, उसकी सेक्शन 79 और 82 के तहत हलफनामा गलत देने पर, हक़ाइक़ छिपाने पर उसको सजा हो सकती है 3 साल की। ये बाकायदा उसमें लिखा हुआ है, आइन कानून के तहत है। इसके साथ मैं आपकी साथों से एक और अर्ज करूं कि 2002 की असेंबली में एक उमर घुमन साहब थे सियालकोट के, वो कौमी असेंबली के मेंबर इलेक्ट हो गए, उनकी ड्यूल नेशनलिटी थी, वो मिनिस्टर बन गए, लेकिन मिनिस्टर ऑफ स्टेट बन गए। लेकिन जब उनके मुखालफी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरखास्त जमा कराई कि जनाब ये इसकी डिग्री है नेशनलिटी, सॉरी इसकी नेशनलिटी जो है ड्यूल है या अमेरिकन शहरी है, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक्शन लिया और उसको तलब किया तो वो उसने इस खौफ से कि मैं तो अब जुर्म में पकड़ा जाऊंगा, उन्होंने कौमी असेंबली की नशिस्त से इस्तीफा दे दिया, वजारत छोड़ दी और अमेरिका शिफ्ट हो गए। ये बड़ा मशहूर केस है उमर घुमन का। तो ये किससे इस तरह से आते रहते हैं। बहरहाल आप दुरुस्त है कि हमारे यहाँ सिस्टम में खामियां भी हैं, कोरोना भी है। साहब के आगे क्या होगा? ये जो प्रोसेस है, अगर ये साबित हो जाता है कि रहमान मलिक साहब ने जो है गलत बयानी की थी अपने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करते हुए,
तो क्या नेशनल स्पीकर के थ्रू फैसला जाएगा या सेनेट चेयरमैन के थ्रू फैसला जाएगा या डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चला जाएगा? ये अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अगर डायरेक्शन दे दी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कार्रवाई करे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डिनोटिफाई कर सकता है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट की मर्जी पर है ना, क्योंकि ये करप्ट प्रैक्टिस के ज़िम्रे में आता है। तो मेरा ख्याल यही है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मार्क करेंगे, इसमें स्पीकर का किरदार नहीं है, क्योंकि ये इंतखाबी मामलात की करप्ट प्रैक्टिस के ज़िम्रे में आते हैं। अच्छा, इसमें ज्यादातर लोग तो ऐसे लगते हैं जिन्होंने अपनी अमेरिका की या बरतानिया की जो नेशनैलिटी है वो बाद में हासिल की हो। फर्ज करें कमर दिलशाद साहब, ये अपनी नॉलेज के लिए, व्यूअर्स की नॉलेज के लिए मैं पूछ रहा हूं, अगर कोई शख्स पाकिस्तानी है लेकिन वो बरतानिया में पैदा हुआ है तो जाहिर सी बात है उसको हल्फ लेने की भी जरूरत नहीं। इनफैक्ट लाइन जो है वो ड्रॉप हो गई, हम कोशिश करेंगे इनको लाइन पर ले उनसे ये सवाल करें कि अगर कोई शख्स पाकिस्तानी है लेकिन वो अमेरिका में पैदा होता है या फिर बरतानिया में पैदा होता है तो वहां का हल्फ लेने की उसको जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक वहां का सिटीजन हो जाएगा। तो क्या पाकिस्तान में वो आके इलेक्शन लड़ सकता है और क्या फिर भी उसको अपनी अमेरिकन और अगर बरतानिया की नेशनैलिटी है तो वो छोड़नी पड़ेगी? इस वक्त हम लाहौर चलते हैं, हमारे साथ इनामुल्लाह नियाजी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। मैं जवाब दे दूंगा, इसमें बड़ी क्लैरिटी है। वो अगर बॉर्न सिटीजन भी हैं उन शहरियों के, लेकिन अगर वो पाकिस्तान में आके पार्लियामान के रुकन बनना चाहते हैं तो उन्हें उस शहरियत को छोड़ना पड़ेगा, रिनाउंस करना, क्योंकि वहां हल्फ तो नहीं लिया हुआ। वहां हल्फ नहीं, असल यहाँ तो हल्फ का जिक्र नहीं। बात हुई कि अगर आप सिटीजन हैं, चाहे आप पैदा हुए हैं या आपने बाद में, आप पार्लियामान का रुकन बनने से पहले आपको अपनी दूसरी शहरियत छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, इनामुल्लाह नियाजी साहब, पहले तो मैं आपसे सिर्फ ये सवाल पूछना चाहूंगा, ये वजह क्या है कि हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस, और मुझे बताया जा रहा है कि ये 14 के अलावा बहुत सारे ऐसे पार्लियामेंटेरियंस हैं जिनकी बरतानिया की, अमेरिका की नेशनैलिटी है, वजह क्या है? इलेक्शन यहां पे लड़ते हैं, दावे ये करते हैं कि हम पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हल करेंगे, लेकिन एक एक्स्ट्रा उन्होंने नेशनैलिटी कहीं और रखी हुई होती है। देखें शहजाद साहब, ये बहुत बड़ा सान्या है और मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के साथ बहुत बड़ी बदकिस्मती है। खाली एक ड्यूल नेशनैलिटी का केस नहीं है, यहाँ पे जाली संतों के केस, यहाँ पे जाली वोटर लिस्टों के केस, यहाँ पे डबल नेशनैलिटी के अलावा मज़हब की तब्दीली तक के अपना केसेस सामने आए पड़े हैं। अब पंजाब का वज़ीर ख़जाना, जो शख्स बॉर्न मुस्लिम है, जिसका बाप मुसलमान, जिसकी डिक्लेरेशन मज़हब इस्लाम है, उसकी बेटी की भी डिक्लेरेशन मज़हब इस्लाम है, उसकी बीवी की भी डिक्लेरेशन मज़हब इस्लाम है, वो शख्स आज पंजाब का वज़ीर ख़जाना बना बैठा है, प्लस ड्यूल नेशनल भी है, दोनों चीज़ें। और ख्वाजा आसिफ साहब माइनॉरिटी सीट पर है, ख्वाजा आसिफ साहब है माइनॉरिटी सीट, जो कि बिल्कुल एब्सोल्युटली मेरे पास ये बाकायदा तौर पर उसके प्रूफ पड़े हुए हैं, और ये प्रूफ ये हैं कि उसने डिक्लेरेशन जो दी है नादरा में, उसमें उस शख्स ने अपनी 2 जगह पे अपने मज़हब को इस्लाम टिक किया है, और उसके बाद अपनी बेटी का डिक्लेरेशन फॉर्म है जो उसने साथ उसके जमा करा है, वो भी मुसलमान, उसने इस्लाम 2 जगह पे टिक किया हुआ है। और उस बंदे का केस ऑलरेडी हाई कोर्ट में एक उनके अपने क्रिश्चियन हैं, लॉयर हैं, फैसल खलील साहब, उन्होंने उस पर केस भी किया हुआ है। उसके बावजूद भी अंदाज़ा कर लें, गवर्नर साहब उसे हल्फ ले रहे हैं और पंजाब हुकूमत उसको वज़ीर ख़जाना बना रही है और उसका किसी को कोई परवाह नहीं है। और मैं कमर दिलशाद साहब की बात मैं थोड़ी सी करता जाऊं। कमर दिलशाद साहब, आप तो माशाल्लाह बड़ी सी बातें करते हैं। जाली डिग्री के केस कमर दिलशाद साहब के हाथ से निकल के आए हैं और 3-3, 4-4 साल, 10-10 साल के पेंडिंग केस इनके पास पड़े रहे हैं। निवानियों का केस, जाली डिग्री का 2002 में बाकायदा रिटर्निंग अफसर के हुक्म पे दोनों भाइयों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है जाली संतों की। वो फिर मास्टर की जाली संतें ले आए और उसके बाद वो शख्स आज 10, 15, 12 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं। उनके केस का फैसला न इलेक्शन कमीशन ने किया, न सुप्रीम कोर्ट ने पूरा किया। सब ने अपना अपना काम निभाया और हिस्सा निभाया है। भाई ये कानून बड़ी लोगों के लिए जागता है इस मुल्क के अंदर। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, मैं इस ऊपर हम मजीद बात करेंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं और इस ब्रेक के बाद आपके सामने फिर हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा। I am no more citizen with effect from that date. I am no more citizen even I have
I'm speaking to you. I am only Pakistani national. वेलकम बैक टू पाकिस्तान। आज रात ब्रेक में जाने से पहले जो बात इनामुल्लाह नियाजी साहब ने की है, खुर्रम दस्तगीर साहब, राना आसिफ महमूद जो कि माइनॉरिटी सीट पर इलेक्ट हुए हैं, और इनामुल्लाह नियाजी साहब कह रहे हैं कि नादरा में उन्होंने लिखा है कि मेरा मजहब इस्लाम है, कैनेडियन नेशनल भी हैं, और अभी वो बजट भी पेश करने जा रहे हैं पंजाब असेंबली का। ये क्या चक्कर है? जी मज़हब का मामला तो उनका ज़ाती है, वो तो उन्होंने अब जो जिस खुदा को भी मानते हैं उसको जवाब देना है कि वो किसको मानते हैं। नहीं, आइन को भी जवाब देना है ना। लेकिन असल जो आई थिंक ज़्यादा जो मामला उसमें संजीदा है वो उनकी कैनेडियन नेशनलिटी का है। और अगर कैनेडियन, उनके सामने भी वही चैलेंज है जो रहमान मलिक साहब को दरपेश था कि क्या जब पार्लियामान के वो रुकन मुंतखब हो रहे थे, अगर वो साबित कर दें कि उससे पहले उन्होंने अपनी नेशनलिटी को रिनाउंस कर दिया था, उसको तरक कर दिया था, तो वो मेंबर रहेंगे और बजट पेश करेंगे। अगर वो अगले 2 या 3 दिनों में उनके पास मौका है पार्टी लीडरशिप की क्या जिम्मेदारी है? मैंने कंवर साहब से बात की कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की क्या जिम्मेदारी है? जब आपके कानों में ये आवाज आती है कि ये शख्स कैनेडियन नेशनल है और खुद डिक्लेयर करता है मैं कैनेडियन नेशनल हूं, तो पार्टी लीडरशिप सो रही होती है कुछ इस पर रिएक्ट? पहली बात ये कि जो जहां तक तो जब डिक्लेरेशन आती है, अब ये दिलचस्प बात है कि जब हम पार्लियामान का रुकन बनने से पहले जो सरकारी फॉर्म है वो फिल करते हैं, इसी तरह पार्टियों के भी अपने फॉर्म जिसमें हलफ दिया जाता है कि जी मैं क्वालिफाई करता हूं। अब पार्टीज के उस तरह का अपरेटस नहीं है, और पार्टियां खुद बराह रास्त किसी बैरून मुल्क की जो एम्बेसी है उससे कांटेक्ट भी नहीं इस मामले में रिक्वेस्ट कर सकती है, इन्वेस्टिगेट करें। लेकिन आप कह रहे हैं हल्फ ही झूठा लिया, बात वही है कि जो हलफ है आपका वो अहम है। और दूसरी बात यह, जिसना मैंने कहा कि राना आसिफ साहब जो हैं उनके पास आज के वाक़े के बाद कुछ 1 या 2 दिन है, 48 घंटे हैं, कि वो वजाहत कर दें कि क्या वो रुकन उन्होंने अपनी जो रुकनीत थी वो मुंतखब होने से पहले रिनाउंस की थी या नहीं। अगर उन्होंने नहीं की थी तो वो उनके पास दोहरी शहरियत है और वो पार्लियामान के रुकन और ये जो लिस्ट आज इशू हुई है जिसमें 14 पार्लियामेंटेरियंस है, जिसमें आपकी पार्टी के लोग हैं, आप कह रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कह दिया मेरे पास डुअल नेशनलिटी नहीं है और मैं चैलेंज करूंगा, लेकिन क्या कोर्ट में जाके वो ये करेंगे? क्योंकि नोटिस तो कोर्ट ने भेजा है ना। मैं एक बात हमें क्लैरिटी होनी चाहिए, मुझे उम्मीद है कि सेनेटर साहब भी इसकी तायद करेंगे। पाकिस्तान के कवानीन का इतलाक हर शख्स पर होना है, आइन का इतलाक पाकिस्तान के हर शख्स पर होना है, उसमें कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्लियामान का रुकन है, चाहे वो सूबाई असेंबली का है, कौमी असेंबली का है, सेनेट का है, अगर उन्होंने आर्टिकल 63(1)(c) जो डुअल नेशनलिटी का है उसकी जो है वो वायलेट किया है उसको, तो वो फिर पार्लियामान के रुकन कहलाने के काबिल नहीं है। उनको आज खुद छोड़ देना चाहिए, बजाय ये कि कोर्ट उनको सस्पेंड करे या कोई मामला हमारे ना सिर्फ ये कि आइन को सर बुलंद करने का, बल्कि पार्लियामेंट जो है उसकी क्रेडिबिलिटी का इशू है कि इसमें कौन लोग हैं, जो कि पहले ही आपको मालूम है कि जाली डिग्री वाले केस में इसके ऊपर बहुत बड़ा एक हिट हो चुकी है। और अब इस मामले में भी जो है ये मामला, और जब वज़ीर आज़म का मामला भी जो कन्विक्शन वाला इशू है वो भी हमें नहीं भूलना चाहिए। हमें मतलब रहमान मलिक साहब का केस जो है बड़ी वजाहत है कि रहमान मलिक साहब का जो उनका ब्रिटिश का अपना एक्ट है, नेशनलिटी एक्ट जो है 1981 का, उसमें बड़ा वजाहत है कि आपने किस तरह अनाउंस करना है। उनके सामने भी चांस था, उनको सुप्रीम कोर्ट ने 31 मई को चांस दिया कि आप 4 जून तक प्रूव करें। आज भी चांस दिया था 1 घंटे का, लेकिन उन्होंने नहीं, उनके पास 1 जून का खाता है, लिहाजा इसी वजह से सस्पेंशन हो गई है। सर मेरी गुजारिश हुकूमत से है कि जब एक ऐसा केस जिसमें पर्जरी भी आ रही है, देखिए कोई भी शख्स अगर उसने अपने हलफ वायलेट किया है तो पर्जरी का इशू भी आ रहा है, उनको फिर काबीना का रुकन भी नहीं बनाना चाहिए जब तक वो पूरी तरह इस मामले को क्लियर नहीं कर। उनको शायद आप मुशीर बना रहे हैं, ये कौम के साथ आइन के साथ, वो फिर मुशीर ये कौम और आइन के साथ बहुत ज्यादती होगी। मुशीर तो अगर ये साबित हो गया कि झूठ बोला है तो नहीं बना सकते ना, अभी तो बना सकते ना, आईनी तौर पे बना सकते हैं, लेकिन ये अखलाकी तौर पे नहीं बनाना चाहिए। उनको आज खुद ये इस बात, अगर कोई शख्स हटना चाहिए, डिस्क्वालीफाई तो बात की पार्लियामान से सस्पेंडेड है ना, अभी तो सस्पेंडेड है। अगर अभी खबरें आ रही है कि उनको शायद मुशीर बना देंगे। डिस्क्वालिफिकेशन का आर्टिकल किसी पे लग जाता है तो फिर वो किसी भी पब्लिक ऑफिस पे नहीं आ सकता, वो अलग बात है, लेकिन अभी तो डिस्क्वालीफाई नहीं हुए ना, अभी तो सस्पेंडेड है। ये जिस तरह की ज्यादतियां हो चुकी हैं, खासतौर पर वज़ीर आज़म वाले केस में, इनको मुशीर भी नहीं बनाना चाहिए, इनको क्लैरिटी करनी चाहिए। और फिर देखिए आगे जो कानून का केस तो इसलिए डिफरेंट है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इन जो फरहान इस्फानी के केस में और रहमान मलिक साहब के केस में वाज़ेह तौर पर लिख रहा है कि जिनकी मेंबरशिप हम सस्पेंड कर रहे हैं, तो वहां भी लिख सकते थे कि हम डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, वहां उन्होंने नहीं लिखा, यहाँ लिखा है। अच्छा, तो ये तो आप जी नियाजी साहब देखें जी, मैं खुर्रम दस्तगीर साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ, माशाल्लाह बड़े अच्छा बोलते हैं,
मैं सिर्फ बात इतना करूंगा, खुर्रम दस्तगीर साहब को ये पता होना चाहिए कि ड्यूल नेशनलिटी से ज़्यादा बड़ा जो क्राइम है उसका, वो मज़हब का क्राइम है। अगर ये बात डिक्लेयर हो जाती है और मुफ्ती साहबान इस पे फतवा दे देते हैं, या जो हाई कोर्ट में सैफुल मलूक साहब लॉयर ने जो केस किया हुआ है उनके खिलाफ पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसका फैसला हो जाता है और ये मुर्तद डिक्लेयर होंगे, उसमें फिर भी इसकी सिर्फ डी सीट होंगे। ये मुर्तद जो डिक्लेयर होता है इस्लाम के अंदर, उसकी सज़ाए मौत होती है इस्लाम की रूह से। और इनको ये समझ नहीं आ रही कि जो शख्स ने अपने आप को डिक्लेयर कर रखा है और उसके बाद उनके 2 आईडी कार्ड जो ओवरसीज ने इशू किए हैं, एक आईडी कार्ड 2009 में इशू हुआ है जिसमें मुस्लिम उसने अपने आप को रिलीजन इस्लाम शो किया हुआ है, और जो अभी हुआ है 2012 में उस पर उन्होंने क्रिश्चियनिटी डिक्लेयर की हुई है। देखें, बात यह करने वाली कि मैं इस बात पे हैरान होता हूँ कि हमारी अदालतें भी बड़ा देर से एक्शन लेती हैं। मैं तो आज रिक्वेस्ट कर रहा था एक टीवी पे, मैंने कहा कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ चीफ जस्टिस साहब को सुओ मोटो एक्शन लें इस पे। ये इतना खौफनाक केस है कि एक बंदे ने एक सीट की खातिर अपने आप को मुसलमान होने छोड़ के क्रिश्चियन डिक्लेयर कर दिया। ये क्रिश्चियनिटी की भी तौहीन है और इस्लाम की भी, मुसलमानों की भी तौहीन है। और इस लेकिन को ये नोटिस जी, मैं अगर न्याय साहब से मेरी यही गुजारिश है, मोहतरम न्याय साहब, के मजहब का मामला कि आप किस खुदा को पूछते हैं और किस नबी को मानते हैं, ये एक इंतहाई जाती और रूहानी मामला है, ये हम उन पर छोड़ते हैं। अगर उन्होंने पर्जरी की है, बात तो ये है कि उनका मजहब इस वक्त कोई भी है, अगर जिस वक्त वो पार्लियामान के रुकन थे उन्होंने गलत डिक्लेरेशन दिया है मजहब के मामले में, तो वो कानूनी तौर पर पर्जरी है और उसका भी उनके ऊपर इतलाक होना चाहिए। जिस तरह डुअल नेशनलिटी का इशू है, तो वो मैं फिर दोहराता हूं कि उनके पास अगले 48 घंटे में वक्त है, वो इसको क्लियर करें। अदरवाइज वो तमाम डिस्क्वालिफिकेशन क्लॉजेस जो हैं उनके ऊपर हमें, मैं फिर दोहराता हूं, हमारी मुस्लिम लीग नून का ये मौकफ है कि हमारे मेंबरान असेंबली भी और हमारे कारकुन, हमारे अरकान, वो कानून से किसी भी तरह मुस्तस्ना या मुबर्रा नहीं है। सबके ऊपर कानून का इतलाक होना चाहिए और इंशाल्लाह होगा। जी सेंटर मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं थोड़ा सा, मैं शहजाद साहब एक मिनट जी, मैं इस पे थोड़ा सा ये भी करूंगा, इसमें सारे शामिल हैं, इसमें खाली वो फर्जरी करने वाले बंदे शामिल नहीं है, इसमें इलेक्शन कमीशन शामिल है, इसमें अदालतें शामिल हैं जिन्होंने डिलेइंग टैक्टिक्स यूज कर करके मुख्तलिफ केसेस को 10-10 साल से पेंडिंग करके जाली डिग्रियों के, ये वोटर लिस्टों का देख लें, हम सारे के सारे डिपार्टमेंट शामिल हैं। और मैं समझता हूं कि रियासत का बेड़ा गर्क करने में शायद ही को पीछे रहा हो, और जिस तरीके से जिस साइड पे हम रियासत को लेके जा रहे हैं वो डायरेक्शन हमारे लिए तबाही की बहुत बड़ी अलामत है, और तबाही के दहाने पे हम पहुंच चुके हैं। और ये मामला यही है कि जब आप भी पार्लियामान के रुकन रहे हैं, जब आपने ये हलफ हम सब ने दिया हुआ है, असल में उस हलफ की तौकीर को इस्टेब्लिश करना है, उसको कायम करना है कि हमारा जो दिया हुआ हल्फ है वो सिर्फ कागज के ऊपर अल्फाज नहीं लिखे हुए, उसके पीछे वैल्यू, और यही अरकान पार्लियामान की एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी है। इसीलिए तो आइन में आर्टिकल 62 दर्ज है, 63 दर्ज है कि पाकिस्तान का हर वोटर, हर शहरी पार्लियामान का रुकन नहीं हो सकता, उसके ऊपर खास शराइत है, तभी वो पार्लियामान का रुकन होगा। उस रुकन बनने में भी वो जो हलफ है उसकी इंतहाई अहमियत है, और अगर इस केस से हम उस हलफ की तौकीर कायम कर सकें तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की डेमोक्रेसी और आइन की जो सरबुलंदी है उसमें एक स्टेप आगे जाएंगे। मुझे सवाल करना है गनी साहब आपसे, लेकिन मैं पहले ब्रेक पे चला रहा हूं ताकि मैं आपको आराम से टाइम दूं। मुझे एक ब्रेक पे जाना है। हलफ की धज्जियां तो बड़ी अरसे से उड़ रही हैं। नहीं साहब, माजी की दलदल से बाहर आए, आगे चले, हमें आगे जाना है। जिन लोगों ने किया उनको सजा मिलेगी और हम आगे जाएंगे इंशाल्लाह। हम वारदातें करते जाएंगे और आगे चलते जाएंगे। वारदातों न्याजी साहब मुझे ब्रेक पर जाना है, खत्म हो गया, मैं गलती समझता हूं इस चीज को। न्याजी साहब इसके बाद मैं आपसे बात कर। नाज़रीन, आज कोर्ट में रहमान मलिक साहब जो हैं वो कामयाब नहीं हुए ये प्रूव करने में कि वो अपनी बरतानिया की नेशनलिटी छोड़ चुके हैं। उनके अपने पार्टी के जो लोग हैं वो उनके हवाले से क्या ओपिनियन रखते हैं, ये सुनते हुए जाएं। इसके बाद ब्रेक के बाद गनी साहब से बात करेंगे। ऊपर से नीचे तक 100% कंपल्सिव लायर है, जो कि मैं बार बार अपनी लीडरशिप को कह चुका हूं। इनके लिए मशहूर है कि अगर आप फोन करें और वो आपको ऐसा लगे कुछ खा रहा है और वो सेब खा रहा हो और आप पूछें कि रहमान भाई आप क्या खा रहे हो, तो वो कहेगा मैं केला खा रहा हूं।
I'm no more citizen with effect from that date. I'm no more citizen even I'm speaking to you. I'm only Pakistani national. वेलकम बैक टू पाकिस्तान आज रात। सईद गनी साहब, मुझे ये बताएं कि क्या ये सिर्फ 14 लोग हैं आपके ख्याल में जिनकी डुअल नेशनैलिटीज़ हैं, या आपके ख्याल में और भी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनके कागजात देखने पड़ेंगे जाकर? देखिए, मुझे तो ये जो लिस्ट आई है इसका भी एग्जैक्टली नहीं पता कि कौन है कौन नहीं है, लेकिन सुनी सुनाई बातों के जो मुताबिक मेरा ख्याल है कि और भी कई लोग शायद होंगे। आई एम नॉट श्योर। मैं अब किसी का नाम इसलिए नहीं दे सकता कि मेरे पास कोई चीज़ है नहीं, लेकिन जो उड़ती चीजें आ रही हैं उसमें जिनको डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए और सजा भी होनी चाहिए। अगर पहले तो साबित होना कि हैं, हो सकता है कि हो सकता है ना भी हो, लेकिन जिस तरह के नाम आ रहे हैं सामने, मेरा ख्याल है कि इससे कई ज्यादा लोग हैं। रहमान मलिक साहब, जिनके आपके पार्टी के खुद डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब उनके बारे में कहते हैं केला खा रहे हो, और आप पूछे क्या खा रहे हो, कहते हैं सेब खा रहा हूँ, उनसे आप तवक्को कर सकते हैं कि ऐसे शख्स जो है जब अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल करेंगे तो सच बोलेंगे? पहली बात तो ये कि मेरा कोई ऐसा एक्सपीरियंस उनके साथ नहीं हुआ कि मैं ये कहूँ कि केला खा रहे हैं और वो कहें कि मैं सेब खा रहा हूँ, मुझे नहीं पता इसका। लेकिन उन्होंने खुद जब कोर्ट में जाके ये चीज़ें पेश करनी हैं तो मेरा ख्याल है कि इसको कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए कि आया उन्होंने जो कहा था वो ठीक कहा था कि नहीं कहा। इसमें ये भी इशू है ना जी कि पाकिस्तान पीनल कोड में 191 टू 197 शिक्के हैं, खासतौर पे 193 जो है पीनल कोड में, विच रिगार्ड्स के आप किसी कोर्ट ऑफ लॉ में जब गलत डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, ये तो उस वक्त जब साबित हो जाए ना। मेरा बड़ा सादा सा इशू है, बड़ा सादा सा इशू है कि ये पार्लियामेंटेरियंस अवाम को बेवकूफ समझते हैं जो बार बार झूठ कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि हफीज शेख साहब के टिकर चल रहे हैं, हमारे चैनल पे ही चल रहे हैं, वो ये कहते हैं मेरा जीना मरना पाकिस्तान में, कमाया बाहर, खर्च बाहर किया, टैक्स बाहर दिया, और कहते हैं कि हमारा जीना मरना पाकिस्तान में। ये क्यों कर रहे हैं? जनरल सा स्टेटमेंट देते हैं ना कि पार्लियामेंट, मैं उन ऑब्वियस सी बात है, मैं उन पार्लियामेंटेरियंस की बात कर रहा हूं जो कि कल्प्रिट्स हैं। मेरी अगर किसी ने झूठ बोला है उसका नाम लेके कहना चाहिए कि इस आदमी ने झूठ बोला है। अब जनरली कहना पार्लियामेंटेरियंस बोलते हैं, ये मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है। और जिस शख्स ने भी हल्फ की खिलाफवर्जी की है, जिसने भी गलत ओथ दिया है, जिसने भी आइन की खिलाफवर्जी की है, मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, उसको सजा मिलनी चाहिए, इस पे तो कोई दूसरी राय नहीं है। जब जाली डिग्री का केस आया था और आबिद शेर अली साहब ने ये टेकअप किया था असेंबली में केस, लेकिन जब पता चला कि काफी सारे ऐसे लोग हैं पंजाब असेंबली में, नून लीग के, नेशनल असेंबली में, जिनकी खुद की डिग्रियां जाली हैं, तो नून लीग खामोश हो गई। यहाँ पर आपके लोग भी हैं, पीपल्स पार्टी के लोग भी हैं, क्या असेंबली में इस इशू को उठाएंगे, या जैसे जाली डिग्री वाले केस पे एक शट अप कॉल दे दी गई थी आबिद शेर अली साहब को? डिग्री देखिए वो भी झूठ बोले हैं, बात तो हम ये कर रहे हैं कि क्या आपने नॉमिनेशन पेपर में झूठ बोला है या नहीं बोला? नहीं, मेरी बात सुने। फौजी आमिर की जब हुकूमत आती है ना, वो कहते हैं नहीं मेरी बात, मुझे जवाब देने देना, मुझे अपना जवाब एस्टेब्लिश करने दें आप। जब वो कहता है कि आप जलसा नहीं निकाल सकते, उस पर पाबंदी है, वो कानून बनाता है, पाबंदी लगाता है, हम वायलेशन करते हैं। वो कहता है जी 144 सेक्शन लगा दिया आपने, नहीं करना, हम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई बहुत बड़ा जुर्म कर रहे हैं। अगर गलत कानून बनेगा, आपके फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट बनेगा, हम आप रास्ता दे रहे हैं लोगों के, जी करें, आप क्यों बनाते हैं? तरमीम लेकर आए ना, आप तरमीम लेकर आए, तरमीम आ गई, खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। देखिए जो भी एलिगेशंस आ रही हैं, मैं जवाब देता हूं। पब्लिक ऑफिस होल्डर, बात तो ये है कि यहाँ ये तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है ना, इंतजामिया काम है कि ऐसे मैकेनिज्म्स वो डिवाइस करें जिसमें जाली डिग्री की भी वेरिफिकेशन हो सके, जिसमें ये नहीं, मैं तो मुक्के की बात कर रहा हूं ना। जब आपको पता चलता है कि आपके लोग भी हैं तो आप लोग खामोश हो जाते हैं। देखिए जाली डिग्री पे यही हुआ, और अभी रिसेंटली हमने देखा था जब ये नहीं देखिए हम जाली वोटों वाले लोग थे, तब आप 20वीं तरमीम लेकर आ गए। नून है जिन्होंने अपने एक एमएनए को और एमपीए को गलत, जब इनके ऊपर एलिगेशन आई और ये वाजे हो गया कि वाकई इसमें कोई ट्रूथ था, तो उनको रिजाइन भी करवाया कौमी असेंबली से। अभी भी ऐसे लोग आपकी पार्टी में जिनकी डिग्री जाली है, उस पर आप लोग खामोश नहीं। देखिए नहीं, बात तो यही, देखिए यही बात है, बार बार इशू यही उठता है कि वेरीफाई होना चाहिए, या जुडिशियल प्रोसेस से हो या कोई इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस से हो। रहमान मलिक साहब का केस इसलिए क्लियर हो गया कि इस पे पूरा जुडिशियल प्रोसेस हो चुका है, उनको मौका दिया गया बाकायदा तौर पे कि वो इस मामले को क्लियर करें, और फिर तब हम इस पोजीशन में कहने पे आए हैं कि वो 63(1)(c) के तहत अब डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हम कह सकते होंगे, लेकिन ये भी मैं सही साहब की बात से एग्री करता हूं कि हमें इस तरह यहां इल्जामात नहीं लगाने चाहिए। एक प्रोसेस जरूर शुरू करें जिसमें तमाम पार्टियां कहेंगे कि हम बिल्कुल सबमिट करते हैं। जिस मैं भी कहता हूं कि अगर वो राना आसिफ साहब जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, वजीर खजाना, अगर जिस वक्त जब वो पार्लियामेंट के रुकन बने थे वो डुअल नेशनैलिटी थी, तो
तो उनको छोड़ देना चाहिए, आज खुद छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये पार्लियामान का ये स्टैंडर्ड है। अब ये चीजें आपकी पार्टी की लीडरशिप के नोटिस में आ गई ना, तो कुछ हरकत में आएंगे या बैठे रहेंगे? मैं नहीं, आप हरकत में देखिए, वही बात है, पार्टीज के पास बुलाएं उनको, पूछें कि आप यही हो झूठ बोल सकता रहे है हैं, आप कि सच तमाम बोल रहे हैं। एक पार्लियामेंट्री पार्टी फिर कॉल करें और कहें जी जनाब वाला अगर आपकी Executive committee तो है ना अभी आपकी। इसको क्लियर कर दें, मामला खराब हो गया, क्योंकि पार्टीज के पास भी वो मैकेनिज्म्स, जिस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि एक एस्टैब्लिश इदारा है, उसके पास मैकेनिज्म, पार्टीज के पास भी जब मुख्तलिफ लोग आते हैं टिकट्स के लिए अप्लाई करते हैं, उनके पास भी कोई मैकेनिज्म नहीं वेरीफाई करें। इसलिए पार्टीज भी सरकार की तरह हलफ पर रिलाई करते हैं, वो बाकायदा हलफ लिया जाता है कि जनाब आप वो तमाम क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन आप पे अप्लाई नहीं होती और वो पाकिस्तान के शहरी, वो सारी बातें पार्टियों के हलफनामों में लिखी होती है। इनामुल्लाह नियाजी साहब, क्योंकि अब जो लिस्ट हमारे पास आई है अभी तो साबित होना बाकी है कि इनके पास वाकई ड्यूअल नेशनैलिटी है या नहीं, लेकिन अगर साबित हो जाता है या साबित होने के वक्त ये जो प्रोसेस होगा, आपके ख्याल में ये जो पार्टीज हैं ये सपोर्ट करेंगे या फिर हम देखेंगे किसी किस्म का मुकमुका हो जाएगा? देखिए जी, अगर पार्टीज में थोड़ी सी एथिक्स हों और थोड़े से असूल हों तो मैं समझता हूँ कि पार्टियों को बड़ी अच्छी तरह पता होता है। मैं जिस पार्टी में खुर्रम दस्तगीर साहब बैठे हुए हैं, उस पार्टी में मैंने 25 साल अपनी ज़िंदगी के गुजारे हैं। हमें एक एक बात का पता होता था कि किसकी जाली डिग्री चल रही है और किसकी अपना केस चल रहा है और किसकी क्या रेपुटेशन है और किसकी क्या रेपुटेशन है। बात यह है कि लीडरशिप के अपने टारगेट्स होते हैं, अपने मकासद होते हैं, अपनी सारी बातें होती हैं। और जाली डिग्रियों के बारे में 3-4 केसेस ऐसे थे जो हमने बाकायदा तौर पे लीडरशिप को बाकायदा रिपोर्ट किया था कि ये जाली डिग्री के केसेस हैं, इनको अभी से देख लें, बाद में बदनामी होगी। किसी के कान पे जूं नहीं रेंगती। जब अदालत एक्शन में आती है, खुर्रम दस्तगीर साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, एक लंबे प्रोसेस में डाल दे, मुल्क का एक प्रोसेस है, अदालतों का होता रहेगा, फैसला जब होगा देखी जाएगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब पीटीआई में बड़े लोग शामिल हुए हैं, कोई अच्छी रेपुटेशन के हैं और कोई बुरी रेपुटेशन के भी होंगे, लेकिन पीटीआई उस दिन ख़त्म हो जाएगी जिस दिन पीटीआई ने किसी गंदे बंदे को टिकट दे दिया। उसके लिए पीटीआई का एक पार्लिमानी बोर्ड बैठेगा जिसने फैसला करना है कि ये बंदा पीटीआई के स्टैंडर्ड पे पूरा उतरता है या नहीं उतरता, और बड़े लोग मायूस होंगे। उनकी पार्टी ने पहले से, मैं मुबारकबाद नहीं, खुर्रम दस्तगीर साहब बदल दिया, आप अभी आए हैं मुस्लिम लीग नून में, आपके वालिदैन कर दिया कि जनाब मैं आपको बता रहा हूँ, आप वजाहत कर दें। मैं तो मुशर्रफ की बाकियात जितनी मुस्लिम लीग नून ने ली है शायद ही किसी जमात ने ली हो। अब तो सिर्फ मुशर्रफ और चौधरी के अलावा और सब बंदे आ गए हैं। सर नहीं, मेरी गुजारिश है, जिस पार्टी ने आप जरूर इल्जाम लगाएं, लेकिन जिस पार्टी ने खाकवानी को ले लिया, जिस पार्टी ने तरीन को ले लिया, तो पूरी हम ख्याल ग्रुप ले लिया। मेरी गुजारिश तोलेंगे तो आपने ज्यादा लिए ना। मेरी बात सुने, मेरी गुजारिश ये है कि हम पार्टियां आपने दूसरी पार्टी के गुनाह में जस्टिफाई ना करें। जनरल कादिर कौन है? हमने भी ये किया, जनरल कादिर कौन है? हम इसलिए जस्टिफाई नहीं है कि जनाब कौन है पीटीआई ने लोगों को लिया तो लिहाजा हमारा लिए जस्टिफाई नहीं है, कभी भी जस्टिफाई नहीं है। लेकिन मैं तो सिर्फ आपको इस बात पेश कर रहा था कि आपने अपना आईन ही बदल दिया। अनकरीब ये पता खबर आएगी कि पीटीआई ने करप्शन की डेफिनेशन बदल दिया, लिहाजा कोई करप्ट नहीं रहा। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा होगा कि जनाब हमारे हमारा आईन मतलब है, क्यों बात को गलत साइड पे चले जा रहे हैं आप? पीटीआई में कोई दस्तगीर साहब, आपसे मैं उम्मीद नहीं रखता कि आप गलत बात करें, आपसे मैं उम्मीद नहीं रखता कि आप गलत बात करें और सारे करते रहें। आपके कहने के मुताबिक आप ये क्या बात कर रहे हैं कि आइन तब्दील हो जाएगा पीटीआई का बेसिक फार्मूला भी यही है कि अच्छे लोगों को, अच्छी रेपुटेशन वालों को टिकट दिया जाएगा। और मुशर्रफ की बाकियात नून ने ली है, उतनी आज तक किसी ने नहीं ली। ये एक अच्छा फॉर्मूला है कि आप जब ये जिस तरह के दावे कर रहे हैं उसको फुलफिल करने के लिए फिर अपने आइन में इस तरह कम से कम कोशिश तो करें ना। आप तो खुद ये कह रहे हैं कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि पार्टी लेवल पे चेक किया जाए कि कौन किसकी नेशनलिटी है, क्या एसेट्स है। वो कह रहे हैं हम करेंगे, हम करके दिखाएंगे। कैसे शहजाद साहब चेक नहीं हो सकता? मुझे बताएं, हमें एक सियासतदान की रेपुटेशन का पता होता है, हमें कि एक सियासतदान की रेपुटेशन का पता होता है कि कौन सा सियासतदान किस रेपुटेशन का बंदा है। एहतसाब का नया कानून, जो नया अकाउंटेबिलिटी एक्ट है, वो नहीं लाना चाहते और नहीं लेकर आए आज तक, वो उसी स्टैंडिंग कमेटी में फंसा हुआ है। तो मामला तो यही है कि हमें, अगर हम इस मामले में संजीदा है, मुस्लिम लीग नून संजीदा है, मुझे यकीन है पीटीआई भी संजीदा है कि हमें मुल्क में एहतसाब का नया मैकेनिज्म कायम करना है, जिसके जरिए फिर ये तमाम इश्यूज जो उठते हैं
उनकी कोई इम्पार्शियल जनाब जो आज इन्वेस्टिगेशन तक होगी, हम एहतसाब किसी का नतीजे सिस्टम तक अपनी नहीं पहुंच पार्टी में सकते। नहीं कायम कर वो सके, सारे काम जो है आप क्या अदालतों कर तक रहे नहीं छोड़े जा सकते। प्रोग्राम आपकी मुझे क्लोज पार्टी- करना पड़ेगा। आपकी इनामुल्लाह पार्टी नियाज़ी शहजाद साहब, मेरे साहब पास सुने, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया इनकी है। नून लीग की मैं आपका पार्टी शुक्रिया अदा करना आज चाहूंगा। नाइक साहब, अपने आप अंदर 25 साल रहे, सिस्टम मेरी नहीं गुजारिश कायम है कर सकी। उसका थोड़ा सा ख्याल कर लें, जरूर करें, क्रिटिसाइज करें। मैं नाइक साहब, उसकी बहुत बात बहुत कर शुक्रिया। रहा हूं। खुरम दस्तगीर साहब, थैंक यू वेरी मच। सेंटर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। फेसबुक पर और ईमेल के जरिए आप हमें प्रोग्राम का फीडबैक भेज सकते हैं। मुलाकात करेंगे आपसे कल। इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए CNBC पाकिस्तान।